मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली के उदाहरण हल करवाएंगे। पिछली 3 क्लास में विविध प्रश्नावली के प्रश्न कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली के उदाहरण हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा। तो उदाहरण 26 देख लो, यहां पर बताया गया है एक्स वाई तल में सभी मात्रक सदिश लिखिए। तो हमको क्या लिखना है, एक्स वाई तल में मात्रक सदिश लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मात्रक सदिश किसको बोलते हैं, एन कैप को बोलते हैं और यही आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे लिख लो उदाहरण 26 का हल। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको एक डायग्राम बना लेना है क्योंकि एक्स वाई तल में मात्रक सदिश लिखना है। तो देख लो यहां पे डायग्राम। मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, जेड अक्ष बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा एक्स वाई तल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक्स अक्ष और यहां पे क्या है, वाई अक्ष। तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, एक्स वाई तल बोलेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक विस्थापन खींच लेना है। यहां पर देखो एक विस्थापन खींच लेना है। अब विस्थापन और एक्स अक्ष के बीच में यहां पे कोण हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है ना। अब आपको विस्थापन से एक्स अक्ष पर एक लंब और खींच लेना है। तो देख लो यहां पर हम एक लंब खींच लेते हैं, ये लंब खींच गया और यहां पर एक बिंदु मिला, ठीक है ना। इसको P डाल लो। मेरे प्यारे बच्चों हमको एन कैप निकालना है। तो एन कैप के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, दिक् अनुपात। जब हमें दिक् अनुपात पता चल जाएंगे, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अगर हमको दिक् अनुपात पता चल जाएंगे, एन कैप ज्ञात कर लेंगे। अब देखो कैसे दिक् अनुपात ज्ञात होंगे हम आपको बताते हैं। जैसे आपने यहाँ पर एक्स अक्ष पर यहाँ पे एक्स मान लिया दूरी, ठीक है ना, क्योंकि एक्स अक्ष पर आपको एक्स ही मानना है। और यहाँ पर देख लो यहाँ से यहाँ तक, तो दिशा देखना है, डायरेक्शन बोलते हैं। ये डायरेक्शन किसके सापेक्ष है, इसके सापेक्ष है। ये आपको दिख रहा है बाई अक्ष, ठीक है ना। तो डायरेक्शन बाई अक्ष की दिशा में है तो यहाँ पे क्या मान लेना है, बाई। जब हमने यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष माना, क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पे आपको एक्स अक्ष मानना है और वाई अक्ष पे वाई मानना है, जेड अक्ष पे जेड मानना है। लेकिन यहाँ पर हमने वाई इसलिए माना क्योंकि इसकी जो दिशा है वो इसके समांतर है। अब इसके बाद आपको पता है हमको यहाँ पर एक्स लिख लेना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक धनात्मक एक्स अक्ष पे दूरी कितना चला है, एक्स चला है, तो लिख लिया। अब यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, बाई चला है, तो बाई लिख लिया। एक्स और बाई के मान निकाल लो, दिक् अनुपात पता चल जाएंगे। इसको हम रफ करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, ये हमेशा 90 अंश आपको कोण मिलेगा। जब आपने लंब डाला ना एक्स अक्ष पे, तो लंब जो है 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। और इसको यम डाल लो यहाँ पर बिंदु। अब एक त्रिभुज ओ एम पी तैयार हो गया। अब यहां से आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको समकोण त्रिभुज ओ एम पी। ओ एम पी में लिखो चाहे यहां पे से लिखो। पहले हम क्या करेंगे, कॉस थीटा ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आधार बटे क्या होता है, कड़ होता है। तो 90 के सामने ये क्या है, कड़ है, और थीटा के सामने, ये कोण के सामने ये लंब है। जब दो आपको भुजाएं मिल गई हैं
जो बची भुजा है वो आपको आधार मिलेगी। तो आधार यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, OM मिल जाएगा, ठीक है ना, और कर्ण OP मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख लेना है cos थीटा बराबर OM का मान मेरे प्यारे बच्चों x है, यहाँ से यहाँ तक देख लो। OP पता नहीं है तो ऐसे ही रखना है। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो OP का क्रॉस इंटू कर दो, तो OP cos थीटा, ये x का मान मिल गया है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा OP cos थीटा। तो हमको दिक् अनुपात 1 पता चला। अब y का मान और निकाल लेंगे तो हमें दूसरा दिक् अनुपात पता चल जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर साइन ले लेना है इसी त्रिभुज में। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता ना, ठीक है। सामने वाला थीटा के सामने लंब आपको PM मिल जाएगा, और कर्ण आपको पता ही है OP है, OP, ठीक है ना। अब साइन थीटा बराबर PM का मान देख लो, y मिल गया, ठीक है ना, और बटे OP। अब आपको क्रॉस इंटू करना है, y का मान मिल जाएगा। तो देख लो OP साइन थीटा, तो y का मान हमको क्या मिल गया, OP साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं। दिक् अनुपात भी बोलते हैं, अदिश घटक भी बोलते हैं, समकोणिक घटक भी बोलते हैं, 3 नाम होते हैं, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं जब आपको दिक् अनुपात पता चल गए, ठीक है ना। अब आपको वेक्टर OP निकाल लेना है, इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 आपको स्टेप हम समझाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, नाव, नाव के बाद कामा लगा लेना है, ठीक है ना। वेक्टर OP बराबर दिक् अनुपात, ठीक है ना, OP cos थीटा। आपको पता है जो पहले है वो i कैप के लिए, बाद वाला j कैप के लिए, लेकिन देख लेना है प्लस है तो यहाँ पे प्लस ले लेना है, और OP साइन थीटा लिख देना है, ठीक है ना, और यहाँ पे j कैप। और एक और होता तो हम प्लस का और लिख देते k कैप के लिए, ठीक है। ये लाइन नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, OP दिख रहा है, ठीक है। OP कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे cos थीटा i कैप, और यहाँ पे साइन थीटा j कैप, ठीक है ना। OP वेक्टर OP के नीचे लिख देंगे, क्यों लिख रहे हैं अभी हम बताएंगे। cos थीटा i कैप प्लस का साइन थीटा j कैप। ये हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है हमको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, मीन्स EN कैप ज्ञात करना है। तो ये EN कैप होता है, बताते हैं अभी, पहले हम बराबर के उस तरफ लिख देते हैं, फिर बताते हैं ये EN कैप क्यों होता है। देख लो यहाँ पे, जैसे आपसे हम बात करें, पिछली कई क्लास में हम मात्रक सदिश के लिए फार्मूला बताते हैं, वेक्टर A अपॉन वेक्टर A का मापांक, ठीक है ना। सदिश का नाम जो भी होता है उसी से फार्मूला बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने वेक्टर A ले लिया है, उसी का मापांक निकालते हैं नीचे, अंश में जो भी हो, हाथी बंदर घोड़ा। अगर आपको वेक्टर B यहाँ पे ले लेना है तो वेक्टर B का नीचे मापांक ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देख लो, वेक्टर OP है और यहाँ पे क्या है, OP है। आपको यहाँ पे मापांक नहीं दिख रहा है, हम मापांक भी दिखा देते हैं, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, मापांक भी देख लो। नहीं समझ पा रहे हो समझाते हैं, ऐसा नहीं है, रटवाएंगे नहीं, हम समझाएंगे। जैसे वेक्टर OP अपॉन, इसको हमने लिख दिया ऐसे करके वेक्टर OP, ठीक है। क्यों लिख दिया अभी बताते हैं, बराबर के उस तरफ लिख देते हैं फिर बताते हैं। जैसे आपसे हमने कहा था जब बेसिक पढ़ाया था प्रश्नावली 10.1 का, जब हमने बताया था वेक्टर R का मापांक बराबर होता है R के,
तो मेरे प्यारे बच्चों, जब वेक्टर आर का मापांक आर के बराबर होता है तो वेक्टर ओपी का मापांक ओपी के बराबर होगा। तो यहां पे लिख भी देना है वेक्टर ओपी का मापांक बराबर ओपी, ठीक है ना, ये आपको लिख देना है यहां पे। अब आपको दिख रहा होगा कि वेक्टर ओपी है, अंश में चाहे हाथी हो, बंदर हो, घोड़ा हो, उसी का मापांक नीचे निकाला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एन कैप। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर हमको मात्रक सदिश निकालना था और आंसर शीट आ गई है, और यहां पे लिख भी देना है एन कैप बराबर वेक्टर ओपी बटा वेक्टर ओपी का मापांक। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। तो जैसा लगाया है ना ऐसे ही लगाना है, ये कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर मीन्स उदाहरण 26 की बात करेंगे। पहले आपको पढ़ लेना है उदाहरण 26 में क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है, पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर नंबर चेंज कर देते हैं, उदाहरण 27 डाल देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ढिंका चिका नहीं करवाएंगे, ढिंका चिका नहीं करवाएंगे, बताएंगे कैसे लगाना है उदाहरण 27। तो यहां पर क्या बोला है, यदि बिंदुओं a, b, c और d के स्थिति सदिश क्रमशः 111, 200 मीन्स 25 बोलेंगे, 323 बोलेंगे और 161 हम दिक् अनुपात से सदिश पढ़ रहे हैं। आगे देखो, तो सरल रेखाओं AB और CD के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, AB और CD के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, थीटा का मान निकालना है। ठीक है, निकालेंगे थीटा का मान। पहले आपको क्या करना है, वेक्टर AB का सदिश ज्ञात करना है, वेक्टर CD का सदिश ज्ञात करना है, उसके बाद ही आप बीच का कोण ज्ञात कर सकते हो। और आगे क्या लिखा है, निगमन कीजिए AB और CD संरेख हैं। तो संरेख का मतलब आपको पता ही है, समांतर बोलते हैं, वेक्टर में संरेख को समांतर बोलते हैं। तो यहां पर दो पार्ट आपको बताना है, पहले तो बीच का कोण ज्ञात करना है और बाद में जो वेक्टर AB और वेक्टर CD के बीच का कोण ज्ञात किया है वही आपको दो सदिश संरेख भी बताना है। समझ में आ गया होगा कि बीच का कोण ज्ञात करना है और संरेख बताना है। और यहां पर जो स्थिति सदिश दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, सबसे पहले यही लिख लेना है। दिए गए, मेरे प्यारे बच्चों ये लिख लो, दिए गए स्थिति सदिश, क्योंकि पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं जब प्रश्न में या फिर उदाहरण में बिंदु या फिर शीर्ष लिखा हुआ मिल जाता है तो स्थिति सदिश बोलते हैं। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। यहां पर अगर ना लिखा होता स्थिति सदिश फिर भी हम स्थिति सदिश ही लिखते। अब आपको लिख लेना है बिंदु A का स्थिति सदिश OA, बिंदु B का स्थिति सदिश OB, बिंदु C का स्थिति सदिश OC और बिंदु D का स्थिति सदिश OD। क्योंकि स्थिति सदिश की परिभाषा आपको पता है, ऐसा बिंदु जिसका प्रारंभिक जो होता है बिंदु मूल बिंदु होना चाहिए उसको बोलते हैं स्थिति सदिश। तो यहां पर आपको पहला बिंदु मूल बिंदु दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है। तो पहला बिंदु अगर मिलता है मूल बिंदु तो हम यही बोलते हैं स्थिति सदिश है। तो आपको लिख लेना है दिक् अनुपात से, पहला लिखना है 111 से, जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है। और यहां पे देख लो 25 है, 25 से लिख लेना है स्थिति सदिश। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लो 323, मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस दिख रहा है, दिमाग में रखना है। 323 पढ़ के ही आपको स्थिति सदिश लिखना है, लास्ट वाला माइनस का है, ठीक है ना, वो आप दिमाग में रखना है और लिख देना है स्थिति सदिश 323। इसके बाद में अब ये लास्ट वाला देख लो 161, तो 161 से हम
लास्ट वाला स्थिति सदिश लिखेंगे। अब किसके बीच का कोण पूछा गया है, ए बी और सी डी, तो हमें वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी ज्ञात करना है। पहले इसको ज्ञात करो, कैसे ज्ञात होगा, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, इतनी तो जानकारी आपको है। यहाँ पे इंक फैल रही है, बाद में इसको हम रफ करेंगे। पहले माइनस कर लो, ओ बी में से ओ ए माइनस करो, तो माइनस का इंटू कर देंगे, तीनों पद माइनस के हो जाएंगे। अब घटा लेना है, 2 में से 1 जाएगा तो हमको आई कैप मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो 4 मिलेगा प्लस का, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे के कैप नहीं है और यहाँ पर है, जब माइनस से इंटू किया तीनों पद माइनस के हो गए, तो लास्ट वाला माइनस का के कैप मिलेगा। अब इसके बाद में आपको वेक्टर सी डी ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, वही सदिश आपको ज्ञात करना है जिसके बीच का कोण पूछा जाए, ठीक है ना। वेक्टर ओ डी माइनस का वेक्टर ओ सी, घटा लो ओ डी में से ओ सी, तो ये माइनस जो है इसको दे देंगे, तीनों पद, 2 पद माइनस के हो जाएंगे, 1 पद प्लस का हो जाएगा। तो इसको पहले हम रफ कर देते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि इंक थोड़ी सी फैल रही है, आपको दिक्कत होगी। चलो अब देखो, यहाँ पे जब माइनस का 3 है और ये क्या है, प्लस का 1 है, माइनस का 2i कैप मिल जाएगा, ठीक है ना। और जब इसको माइनस दिया दूसरे वाले पद को, तो प्लस माइनस माइनस का 2j कैप, और यहाँ पे देख लो माइनस का 6j कैप, माइनस का 2j कैप, माइनस का 8j कैप मिल जाएगा। ये प्लस का 3k कैप है और ये क्या है, माइनस का k कैप है। तो प्लस का 3k कैप में से अगर हम, ये प्लस का हो जाएगा 3k कैप और ये माइनस का है, तो प्लस का कितना मिलेगा, 2k कैप मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको पता है हमें थीटा का मान निकालना, मेरे प्यारे बच्चों, किसका मान निकालना, थीटा का। तो अगर हम आपसे ये पूछे फार्मूला कौन सा लगेगा, एक होता है cos थीटा बराबर वेक्टर ए का अदिश गुणन वेक्टर बी के साथ अपान में वेक्टर बी का मापांक वेक्टर ए का मापांक, ये फार्मूला लगेगा कि ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि 2 फार्मूले होते हैं बीच का कोण निकालने के लिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का होल मापांक बटे वेक्टर ए का मापांक वेक्टर वी का मापांक। बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा, नहीं पता ना, हम आपको बताते हैं। देखो इसकी तो पहचान है, अगर प्रश्न में या फिर उदाहरण में आपको लिखा हुआ मिल जाए साइन, तब आपको फार्मूला लगाना है साइन थीटा का, अगर बीच का कोण पूछा जाए। जब बताया ना जाए प्रश्न में साइन, तो आपको ये फार्मूला लगाना है और इसको नहीं लगाना है। इसकी पहचान होती है, इसकी नहीं पहचान होती है। और दूसरी पहचान ये है, दिया है अगर 2 सदिश का अदिश गुणन, तब ये फार्मूला लगता है, और 2 सदिश का सदिश गुणन दिया है तब ये फार्मूला लगता है। दूसरी पहचान ये है, और जो पहली पहचान हमने आपको बताई वो ये है, अगर प्रश्न में साइन लिखा है तब ये फार्मूला लगाना है, और नहीं लिखा है तो ये फार्मूला लगाना है, बीच का कोण ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे देख लो, कहीं लिखा है SIN उदाहरण 27 में, कहीं नहीं लिखा है, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, cos थीटा का लगाना है। लगा लो cos थीटा का फार्मूला, ये जरूर आपको समझना है कि कौन सा फार्मूला कब लगता है। वेक्टर ए बी का अदिश गुणन वेक्टर सी डी के साथ अपान में वेक्टर ए बी का मापांक और वेक्टर सी डी का मापांक, ठीक है ना। तो cos थीटा बराबर यहाँ पे लिख लेना है वेक्टर ए बी का सदिश, यहाँ पे देख लो 141 से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, आपने लिख लिया होगा, और अदिश गुणन, फिर उसके बाद वेक्टर सी डी का सदिश 282 से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, 282 से लिख लो, अपान में मापांक निकाल लेना है, निकालो, इसी को देख के लिख लो। आई कैप का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे कैप का गुणांक कितना है 4 है,
तो 16 मिल जाएगा। फिर प्लस के कैप का गुणा -1 है, -1 का स्क्वायर 1। अब फिर आपको रूट में निकालना है इसका मापांक, ये आपको दिख रहा है CD का मापांक, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 प्लस जे कैप का गुणांक -8 है तो 64 मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस के कैप का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर 4। चलो इतना नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं, अभी पहला पार्ट हल कर रहे हैं। तो कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे देख लो अदिश गुणन कर लो, यहाँ पे 1 यहाँ पे -2, तो कितना मिलेगा -2। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 का 8 में गुणा करेंगे 32 मिलेगा। फिर लास्ट वाला देख लो माइनस प्लस माइनस, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, ठीक है ना। अपान में 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे देख लो जब इसे 4 देंगे 68 हो जाएगा, और फिर आपको 4 प्लस कर लेना है तो 72 मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। तो कॉस थीटा बराबर, जोड़ लो यहाँ पे 32 और 4 36 मिलेगा। अब 72 को देखेंगे रूट से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। 2 से काट लो, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, ठीक है। ऐसे ही लिख लो 18, क्योंकि यहाँ पे हमने इसलिए छोड़ दिया, यहाँ पे 18 मिला है रूट में, और यहाँ पर आपको स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 18, यहाँ पे 18, ये भी है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों बाहर से निकल आएंगे। चलो देखो यहाँ पे माइनस का 36 बटा कितना आएगा 2 यहाँ से, और 18 है ना रूट में, तो कैंसिल हो गया। 18 दूनी 36, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो कॉस थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या आया यहाँ पे -1 आया। अब बता दीजिए कि कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे देखो -1 है तो आपको बताना है पहले 1 कॉस की टेबल में, क्योंकि बराबर के इस तरफ कॉस है तो बराबर के उस तरफ आपको कॉस ही लिखना है। तो कॉस की टेबल में बताना है 1 कितने का मान होता है, 0 का मान होता है, मतलब 0 अंश का होता है, ठीक है। रेडियन में आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, चाहे डिग्री में रखो चाहे रेडियन में रखो, नंबर 1 नहीं कटेगा। इसको हम रफ कर देते हैं, अभी थोड़ा सा और हल करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, इस माइनस को हटा लो, तो माइनस को हटाएंगे, चतुर्थांश का यूज करना है। अब आपको बताना है कि कॉस किस किस चतुर्थांश में माइनस होता है। एक तो द्वितीय चतुर्थांश में माइनस होता है और एक तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो वही चतुर्थांश आपको पकड़ लेना है जो पहले मिल जाए, मतलब ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें तो सारे प्लस होते हैं, लेकिन जब द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचे तो कॉस निगेटिव मिल जाएगा। तो एक सीढ़ी होती है जो पहले मिल जाए, जो पहले चतुर्थांश मिल जाए उसी को ले लेना है। तो यहाँ पर क्या होता है कोण 180 अंश माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा का मान 0 मिल गया, ठीक है। तो माइनस तो हट ही जाएगा, तो पाई -0 लिख लेना है, ठीक है ना। तो इस चतुर्थांश का हमने यूज किया द्वितीय का। आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस पाई मिलेगा। अब कॉस से कॉस हटा देना है, तो आंसर शीट क्या मिली हमको, पाई मिल गई, तो बीच का कोण निकल आया। अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या बताना है, संरेख, इसको हम रफ कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम संरेख के लिए आपको 2 मेथड बता देंगे, एक सदिश रूप में बताएंगे और एक कार्तीय रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट आपको डाल लेना है, और यहाँ पर हम मेथड भी ले लेते हैं, जो आपको मेथड अच्छा लग जाए उसी को तैयार कर लेना है।
पहला मेथड होगा सदिश रूप, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेथड जरूर सीखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, वेक्टर ए बी का सदिश और वेक्टर सी डी का सदिश, जो फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं वही यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देख लो, ये ए बी का सदिश है 141 और सी डी का सदिश यहाँ पे देख लो 282, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर संरेख का मतलब समांतर होता है, तो फार्मूला क्या होता है सदिश रूप का, वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी, या करके देख लो यहाँ पे वेक्टर बी बराबर लेमडा वेक्टर ए, या तो ये फार्मूला यूज कर लो या तो ये यूज कर लो। कैसे यूज करोगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है ऐसा कौन सा इन दोनों में सदिश आपको दिख रहा है जिसमें कॉमन वगैरह मिलता है। तो कॉमन इसमें तो मिला नहीं, इसमें मिला है, तो सी डी को आपको लेके चलना है। किसको लेके चलना है, सी डी को। अगर हम ए बी को लेके चलते पहले तो ये फार्मूला मैच होता, जब सी डी को लेके चलना है बाद वाले को, तो बाद वाला यहाँ पे पहले लिखा है ना, तो ये मैच होगा, ये मैच नहीं होगा। देखो कैसे, पहले तो हम लिख लेते हैं इसको एट इट इज। आपको पता है यहाँ पे लेमडा क्या है, अदिश है, अदिश, तो वही आपको कॉमन लेना है। और ऐसा कॉमन लेना है ब्रैकेट में ये जो तीन पद आपको दिख रहे हैं वेक्टर ए बी के, वही ब्रैकेट में बन जाएं। तो -2 कॉमन ले लो, क्योंकि पहला पद प्लस का बनाना है और दूसरा पद प्लस का बनाना है, लास्ट वाला पद माइनस का बनाना है, तो -2 ले लो। तो ये प्लस का बन गया, -2 ले लिया, ये यहाँ पे 4 जे कैम मिल गया, यहाँ पे माइनस का के कैम मिल गया। देखो पूरा पूरा आपको दिख रहा है सेम टू सेम। जब पूरा पूरा दिख रहा है तो आपको पता है ये फार्मूला मैच हो गया, क्योंकि इसका मान यहाँ से रख लो वेक्टर ए बी। ऐसे करके आपको बता देना है समांतर या फिर संरेख, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं और आपको यहाँ पे लिख देना है, अतः वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी संरेख हैं। अब सेकेंड मेथड देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लो। सेकेंड मेथड की कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों, कार्तीय रूप की है। किसी एक मेथड से कर लेना है अगर पेपर में आ जाए, ठीक है ना। किसी एक मेथड से करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेथड सिखा देते हैं। कार्तीय रूप से सीख लो। यहां पर आपको करना क्या है, फार्मूला तो पता होगा ना कार्तीय रूप का, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका मान इसका मान इसका मान बराबर निकाल दो, संरेख हो जाएंगे ये दोनों सदिश। तो भैया मेरे A1 B1 C1 पहले वाले सदिश से मिल जाएगा, लिख लो। गुणांक लेना है, क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चों, गुणांक, दिक अनुपात भी बोलते हैं। तो 141, ठीक है ना। अब A2 B2 C2 बाद वाले सदिश से आपको लिख लेना है -2, V2 बराबर -8, C2 बराबर 2। तो आपको 1 बाय 1 मान निकालना है। पहले हम A1/A2 का मान निकालेंगे, तो 1/-2 माइनस ऊपर दे दो तो -1/2, ठीक है ना। इसको हम रफ कर देते हैं। ये फार्मूला कार्तीय रूप में है, जब संरेख या समांतर आपको सिद्ध करना है या फिर चेक करना है। V1/V2 रख लो, 4/-8 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 -1/2, C1/C2, C1/C2 -1/2 मान रख दिया। आपको लिख देना है तीनों के मान बराबर निकले हैं, -1/2 -1/2 -1/2।
तो A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर C1/C2। लास्ट लाइन आपको लिख देना है। क्या लिख देना है? लास्ट लाइन। अतः इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। लास्ट लाइन ये लिख देना है, अतः वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी संरेख हैं। जो मेथड आपको सरल लग जाए उसी मेथड को तैयार कर लेना है। इसीलिए हमने आपको दो मेथड बताए हैं। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। उदाहरण 28 की बात करो, दो पार्ट थे, दोनों ही इसको हमने करवा दिए हैं। यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताया गया, मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन सदिश इस प्रकार हैं। वेक्टर ए का मापांक 3 है, वेक्टर बी का मापांक 4 है, वेक्टर सी का मापांक 5 है और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिख लो। सबसे पहले दिया है वेक्टर ए का मापांक दिया, वेक्टर बी का मापांक दिया, वेक्टर सी का मापांक दिया है। लिख लो। पहले दिया है वेक्टर ए का मापांक, ठीक है ना, वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर सी का मापांक रख लो। 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसने कहा है इनमें से ये किसके लिए लिखा है? इनमें से इसके लिए लिखा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के लिए। तो इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल, अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। तो एक उठा लेना है और दो का योगफल कर लेना है। और लंबवत में आपको पता है वेक्टर ए का अदिश गुणन क्या होता है? वेक्टर ए का अदिश गुणन वेक्टर बी के साथ 0 होता ना। दो सदिश अगर परस्पर लंबवत हैं तो ये फार्मूला आपने याद किया है। ठीक है, यही आपको लिख देना है। लेकिन उसने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? वेक्टर ए का अदिश गुणन किसके साथ है? योगफल के साथ। दो अन्य दो, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है अन्य दो, तो ए ले लिया है। इसके अलावा मेरे भाई एक बी है और एक सी है। ठीक है ना। फिर आपको लिख लेना है, फिर बी को पकड़ लेना है, इसके अलावा सी और ए। फिर आपको यहाँ पे सी पकड़ लेना है, इसके अलावा ए प्लस बी। लंब में क्या होता है? 0। ठीक है ना। इसको हम रफ कर देते हैं। इतना तो आपने समझ लिया होगा। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी इंक फैल रही है, इसको भी हम रफ कर देते हैं, शायद आपको दिक्कत आ जाए यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो दिया गया है। अब इसके बाद आपको इसका मान निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे निकालोगे? ये यूज करना है भाई, जो दिया होता है उसका यूज होता है। भैया इसको ऐसे हल करो कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो कैसे मिलेगा? पहले तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब देखो ये जो दिया है सिस्टम कैसे यूज होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक होल स्क्वायर कर लो, होल स्क्वायर लेके चलो और दिया है इसमें यूज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पिछली क्लास में हम बता चुके हैं स्क्वायर से मापांक हट जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हट जाता है तो हटा दो। अब इसके बाद इसको कैसे लिखा जाता है? स्क्वायर जब भी मिलता है तो हमको अदिश गुणन करना होता है। अदिश बोलते हैं इसको, ऐसे करके। अब देखो कैसे करना है। जब हम ए का अदिश गुणन इसके साथ करेंगे, ठीक है ना, तो ए का अदिश गुणन ए के साथ, ठीक है ना, फिर प्लस, फिर बी के साथ नहीं करेंगे ना सी के साथ करेंगे, इन दोनों के साथ करेंगे क्योंकि योगफल भी हमें चाहिए। तो वेक्टर ए का अदिश गुणन अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों को एक साथ ले लेंगे ऐसे करके। पहला आपने उठाया और इसमें अदिश गुणन किया,
तो बी का भी और सी का भी ऐसे ही करना है जैसे ये लिखा है। देखो जब हम वेक्टर v का किसके साथ करेंगे, वेक्टर v के साथ, तो क्या मिलेगा, वेक्टर v का अदिश गुणन वेक्टर v के साथ प्लस, अब जो बचे हैं उन्हें आपको ब्रैकेट में रखना है। क्या बचेगा, वेक्टर a प्लस का वेक्टर c, ये बचेगा। फिर आपको वेक्टर c ले लेना है, तो वेक्टर c का अदिश गुणन वेक्टर c के साथ। अब क्या बचा है, जब c यहाँ पे लिख लिया भैया मेरे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बचा। अब आपको पता है एक जैसे को कैसे लिखा जाता है, देख लो, वेक्टर a का मापांक का होल स्क्वायर, इसका तो मान 0 रख लो क्योंकि ये 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस वेक्टर v का मापांक का होल स्क्वायर, फिर आपको 0 रख लेना है। फिर यहाँ पे आ जाओ वेक्टर c का मापांक का होल स्क्वायर, फिर इसका मान 0 रख लेना है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे इंक फैल रही है, दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। अब वेक्टर a का मापांक देख लो 3 है, तो यहाँ पे रख लो, कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर। वेक्टर b का मापांक 4 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 रख लो, 4 का स्क्वायर मिल जाएगा। वेक्टर c का मापांक 5 है, तो 5 रख लो, 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। हल करो, घात हटाएंगे रूट आ जाएगा। इतना नोट कर लो, हर एक लाइन आपको समझना है, क्योंकि आपको पता है जितने पार्ट पढ़ा चुके हैं उनका अलग सिस्टम है, और जो वेक्टर आप पढ़ रहे हो इसका अलग सिस्टम है, तो अलग से ही इसको सीख लेना है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर c का मापांक का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। 16 9 25, 25 50 बराबर किसके है, वेक्टर a प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर c का मापांक का होल स्क्वायर। घात हटा दो तो उस तरफ रूट आ जाएगा। भैया मेरे निकाल लो 50 को रूट से बाहर, निकलता है तो निकालेंगे और नहीं निकलता है तो अंतरिक्ष छोड़ देंगे। तो 50 निकलेगा, क्योंकि 25 25 जोड़ा है ना, तो 25 का 5 निकलेगा बाहर, 25 का भैया मेरे 5 निकलेगा, अंदर 2 रखो, ठीक है। ये आंसर शीट आगे नोट कर लो। समझ में नहीं आया, अंदर भेज लो, 5 को भेजेंगे, स्क्वायर लेके जाएगा, 25 दूना 50, 50 को ऐसे लिखा। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 29 का उड़ेगा गर्दा। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिया करें, कुछ बच्चे लाइक करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दिया करें। मज़ा तो तभी आता ना जब आप लोग भी साथ में रहो, क्योंकि पेपर बहुत करीब है ना, उसका भी गर्दा उड़ेगा, लेकिन आपको समझना है सबसे पहले, उसके बाद ही उड़ा पाओगे। उदाहरण 29 की बात करेंगे। यहाँ पे देख लो 3 सदिश, ठीक है ना, वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c प्रतिबंध वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं, ठीक है ना। 3 सदिश कहता है, इसको संतुष्ट करते हैं, योगफल बराबर 0 सदिश। फिर कहा है वेक्टर a का मापांक 3 है, वेक्टर b का मापांक 4 है, वेक्टर c का मापांक 2 है, तो सदिश म्यू बराबर वेक्टर a का वेक्टर v के साथ अदिश गुणन प्लस वेक्टर v का वेक्टर c के साथ अदिश गुणन प्लस वेक्टर c का वेक्टर a के साथ अदिश गुणन का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे वेक्टर a का मापांक, वेक्टर b का मापांक, वेक्टर c का मापांक दिया है। जैसा प्रश्न मीन्स उदाहरण अभी 28 हल किया ना, हल किया, मापांक दिए थे, ठीक है ना, और उसके बाद हमने क्या किया था, वर्ग लेके चले थे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका वर्ग लेके चलना है, तभी आप वेक्टर a का मापांक, वेक्टर b का मापांक, वेक्टर c का मापांक यूज कर सकते हो, ठीक है। उदाहरण 28 की तरह ही हल होगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, यहाँ पे दिया है, देख लो, वेक्टर a का मापांक, वेक्टर b का मापांक, वेक्टर c का मापांक, देख लो कितना कितना दिया है, 3 4 2, तो 3 4 फिर 2, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है, लेकिन इसको लेके चलेंगे।
वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी बराबर क्या है, शून्य सदिश, यही है ना। इसे समीकरण 1 डाल लो, और म्यू बराबर वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी के साथ प्लस वेक्टर बी का डॉट वेक्टर सी के साथ प्लस वेक्टर सी का डॉट वेक्टर ए के साथ, इसका मान ज्ञात करना है। समीकरण 1 को लेके चलना है, तभी मापांक का आप यूज कर पाओगे। जो यहाँ पे हमको मापांक दिए गए, तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 से, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर शून्य सदिश दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर लो वर्ग दोनों पक्षों का, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, कर लो इसका स्क्वायर। चलो यहाँ पे देख लो कैसे लिखोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है ना। फिर आपको एक बार लिखना है, डायरेक्ट ओपन नहीं करना है आपको, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, डायरेक्ट यूज ना करना, सारे के सारे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का यूज होता है, तो यूज करके ही आपको इसे ओपन करना है। तो क्रम विनिमय का नियम डायरेक्ट अगर ओपन किया होल स्क्वायर, तो क्रम विनिमय नियम का यूज नहीं होगा, जब नहीं होगा तो नंबर सारे के सारे काट लेगा। तो क्रम विनिमय का नियम जो है जब ऐसे लिखोगे तब यूज होता है, ठीक है। इसको पता है, स्क्वायर करो तो उतना ही मिलेगा। क्रम विनिमय नियम का यूज होगा कैसे, वेक्टर ए का डॉट करेंगे वेक्टर ए के साथ, फिर आगे वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट करेंगे प्लस वेक्टर ए का वेक्टर सी के साथ डॉट करेंगे, जो पहले है उसे पहले लिखना है, जो बाद में उसे बाद में लिखना है, ठीक है। और फिर प्लस अब बी का ले लो, वी का ए के साथ हो गया, वी का वी के साथ, फिर आगे वी का सी के साथ, फिर सी ले लो, सी का ए के साथ प्लस सी का वी के साथ, फिर सी का सी के साथ बराबर क्या ले लो भाई मेरे। अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो इसको भी तो ऐसे लिखा जाएगा, ये भी सीखो। तो जब भी हम अदिश गुणन करते हैं तो हमें संख्या मिलती है, तो संख्या 0 मिलेगी, ठीक है। अब कैसे लिखना है, इसको ऐसे करके लिखना है, ठीक है ना। इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसे ऐसे लिख लो, क्यों, क्योंकि ये सही लिखा। क्रम विनिमय का नियम यूज किस पे होगा, अगर बी ए होता तो ए भी लिखते, ये देखो ए सी है तब आपको सी ए लिखना है, ऐसे करके। यहाँ पे आ जाओ, वी ए है, क्रम विनिमय नियम का यूज करेंगे, ए बी लिखेंगे। यहाँ पर एक जैसा है तो वेक्टर वी का मापांक का होल स्क्वायर। आ जाओ यहाँ पे बी सी ठीक लिखा है, वेक्टर वी का डॉट वेक्टर सी के साथ, ये ठीक नहीं लिखा है तो इसे क्या कर लो, ये ठीक लिखा है, इसमें क्रम विनिमय नियम का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, ये ठीक नहीं लिखा है, ठीक लिख लो, ठीक है। यहाँ पर देख लो, वेक्टर सी का मापांक का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे किसका यूज हुआ है, क्रम विनिमय नियम का, तो यहाँ पे लिख लो क्रम विनिमय के नियम से। अगर नहीं दिख रहा होगा आपको तो जरूर आपको लिख लेना है, क्रम विनिमय के नियम से ऐसा लिखा है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देख लो, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मान रख लो, वेक्टर ए का मापांक कितना है, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पे देख लो 2 मिल गए, तो प्लस कर लो 2 वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी के साथ, प्लस आगे देखो यहाँ पे सी ए है, 2 मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके आगे देखो ए बी तो हो ही गया, वेक्टर बी का मापांक का होल स्क्वायर है, तो रख लो मान, वेक्टर बी का मापांक कितना है, 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ो, बी सी है, तो 2 बार आपको लिख लेना है, ऐसे करके सारे के सारे हो गए, सारे के सारे लिख चुके हैं, क्योंकि ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया और सी ए भी आ गया।
बराबर 0। अब यहाँ पे देख लो कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और एक और बचा है मेरे प्यारे बच्चों, एक और बचा है, वो देख लो वेक्टर सी का मापांक का होल स्क्वायर, ये बचा है। इसका मान देख लो कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 लिख लो। ठीक है, तो 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, वहाँ पे प्लस का 4 और प्लस का 2 कॉमन ले लो, 1 2 3 पद में, तो वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी के साथ प्लस वेक्टर बी का डॉट वेक्टर सी के साथ प्लस वेक्टर सी का डॉट वेक्टर ए के साथ बराबर 0। अब मान ज्ञात हो जाएगा, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मान तो आपको निकाल लेना ही है, क्योंकि हमसे मान पूछा गया है इसका, इसी का मान निकालना है। तो देखो 16 4 20 और 29 प्लस का 2 ब्रैकेट में लिख लो, ए का डॉट वेक्टर बी के साथ प्लस वेक्टर बी का डॉट वेक्टर सी के साथ प्लस वेक्टर सी का डॉट वेक्टर ए के साथ बराबर 0। ठीक है, 29 को उस तरफ भेजेंगे तो इस तरफ क्या रहेगा, 2 वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी के साथ प्लस वेक्टर बी का डॉट वेक्टर सी के साथ प्लस वेक्टर सी का डॉट वेक्टर ए के साथ बराबर माइनस का 29। अब 2 का भाग लगा दो, वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी के साथ प्लस वेक्टर बी का डॉट वेक्टर सी के साथ प्लस वेक्टर सी का डॉट वेक्टर ए के साथ बराबर माइनस का 29/2। ये आंसर शीट आई है, या करके लिख दो म्यू के बराबर माइनस का 29/2। ठीक है, क्योंकि म्यू के बराबर दिया गया था, तो ये आंसर शीट इसके भी बराबर है, म्यू के बराबर है। इसको हम रफ कर देते हैं, इसका तो गर्दा उड़ गया ना। चलो उदाहरण 30 लास्ट है मेरे भाई, उदाहरण 30 उसका भी गर्दा उड़ाते हैं। यहाँ पे नंबर चेंज कर लो, 29 और यहाँ पे अब 30 डाल लो, लास्ट है, समझ लेना है। यहाँ पर क्या बताया गया है देख लो, यहाँ पर बताया गया है यदि परस्पर लंबवत मात्रक सदिशों आई कैप जे कैप और के कैप की दिशा दक्षिणावर्ती पद्धति के सापेक्ष वेक्टर अल्फा दिया गया है, वेक्टर बीटा दिया गया है, तो वेक्टर बीटा को वेक्टर बीटा बराबर वेक्टर बीटा 1 प्लस वेक्टर बीटा 2 के रूप में अभिव्यक्त कीजिए। तो वेक्टर जो है बीटा को हमें इस रूप में चेंज करना है। चलो उसके लिए बताया है वेक्टर बीटा 1 जो है वेक्टर अल्फा के समांतर है। तो समांतर हमने आपको बताया है वेक्टर में क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर बाद में बताया है वेक्टर बीटा 2 कामा वेक्टर अल्फा के लंबवत है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे दी गई हैं, उसका यूज करके ही आपको वेक्टर जो बीटा है वेक्टर बीटा 1 प्लस वेक्टर बीटा 2 के रूप में अभिव्यक्त कीजिए। अभिव्यक्त का मतलब है प्रदर्शित कीजिए। चलो भैया लिख लो, सबसे पहले दिए गए सदिश लिख लो। तो वेक्टर अल्फा लिख लो, देखो यहाँ पर 3i कैप माइनस का जे कैप, तो 3i कैप माइनस का जे कैप। और वेक्टर बीटा लिख लो, वेक्टर बीटा यहाँ पे दिया गया है, ये देखो 213 से लिखना है। ठीक है, 213 से लिख लेना है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है इसने क्या बोला है, पहले इसका यूज कर लो। बीटा 1 जो है यहाँ पे लिख लो, बीटा 1 नहीं है, हाँ वेक्टर बीटा 1 कामा अल्फा के समांतर है। क्या है, समांतर है। तब सदिश रूप में फार्मूला यूज करना है, सदिश रूप में। तो वेक्टर बीटा 1 बराबर लेम्डा वेक्टर अल्फा, जहां लेम्डा एक अदिश है। देखो भैया ये जो हमने लिखा है सदिश रूप में, एक कार्तीय में भी होता है। कार्तीय में ये होता है वेक्टर बीटा 1 क्रॉस वेक्टर अल्फा। ठीक है, और बराबर क्या होता है 0, शून्य सदिश होता है, क्योंकि क्रॉस में सदिश की आंतरशीट निकलती है।
तो एक ये फार्मूला, एक ये, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे यूज किया, इसको नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे समीकरण एक डाल देते हैं। पहले मान रख लो वेक्टर अल्फा का मान, तो देख लो 3i कैप माइनस का जे कैप बराबर 3 लेमडा आई कैप हो जाएगा माइनस का लेमडा जे कैप। समीकरण नंबर 1 डाल लो। और बताया वेक्टर बीटा 2 वेक्टर अल्फा के लंबवत है, ठीक है। लंबवत में फार्मूला क्या होता है, दो सदिश का अदिश गुणन 0 होता है। तो यहाँ पर सदिश बताए गए हैं हमें, बीटा 2 जो वेक्टर है कमा अल्फा वेक्टर के लंबवत है। तब यहाँ पर भी लिख लो सदिश रूप में फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो वेक्टर बीटा 2 का अदिश गुणन वेक्टर अल्फा के साथ बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेक्टर अल्फा का मान रखना है और वेक्टर बीटा 2 का मान रखना है। कैसे रखोगे, वेक्टर बीटा 2 हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो समीकरण 2 डाल लो, ठीक है। यहाँ से आपको निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, वेक्टर बीटा 2 का मान, तभी यहाँ पे मान रख पाओगे, तभी आप वेक्टर बीटा 1 वेक्टर बीटा 2 निकाल पाओगे और इस रूप में चेंज कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर बीटा बराबर क्या दिया गया है, वेक्टर बीटा 1 प्लस का वेक्टर बीटा 2, ये दिया गया है। यहाँ से निकालते हैं वेक्टर बीटा 2 का मान, इसको उस तरफ लेके जाऊं तो वेक्टर बीटा माइनस वेक्टर बीटा 1, वेक्टर बीटा का मान यहाँ से देख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लिख रहा है, रख लो यहाँ से, कितना है 213, ठीक है। माइनस के बाद में वेक्टर बीटा 1 का मान रख लो, वेक्टर बीटा 1 का मान देख लो कहाँ पे है, ये है ये, ठीक है ना। समीकरण 1 से 3 लेमडा आई कैप माइनस का लेमडा जे कैप, यहाँ पे बता दो कि हमने मान रखा है समीकरण 1 से। थोड़ा सा हल करो तो वेक्टर बीटा 2 का मान मिल जाएगा, कॉमन ले लो तो 2 यहाँ से कितना मिल जाएगा, माइनस का 3 लेमडा आई कैप, ठीक है ना, प्लस यहाँ से 1 मिल जाएगा, यहाँ से प्लस का लेमडा मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉमन ले लो, यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का 3 के कैप। अब ये सदिश यहाँ पर और इसका सदिश रख लो तो मान ज्ञात हो जाएगा, लेमडा का मान ज्ञात होगा। तो लेमडा का मान यहाँ रख लेना और यहाँ पर भी रख लेना। तो इसे समीकरण 3 डालो, इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे 1 बाय 1, आपको स्टेप समझना है। तो आपको क्या करना है, समीकरण 2 ले लेना है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 यहाँ पर है, डायरेक्ट मान रख दो, क्या दिक्कत है। 2 माइनस का 3 लेमडा आई कैप प्लस 1 प्लस का लेमडा जे कैप माइनस का 3 के कैप, ठीक है ना। अब इसका अदिश गुणन किसके साथ होगा, वेक्टर अल्फा के साथ होगा। चलो भैया देख लो वेक्टर अल्फा का मान, यहाँ से देख लो 3i कैप माइनस जे कैप, 3i कैप माइनस का जे कैप। आगे बढ़ते हैं तो i कैप का i कैप के साथ कर लो अदिश गुणन, 2 माइनस का 3 लेमडा, जे कैप का जे कैप के साथ कर लो तो माइनस प्लस माइनस होगा 1 प्लस का लेमडा। देखो यहाँ पे के कैप है, यहाँ पे नहीं है तो ना लिखो, 0 ही आएगा। अब आगे देख लो यहाँ पे कितना होगा, 6 माइनस का 9 लेमडा माइनस का 1 माइनस का लेमडा बराबर 0। तो घटा लो, जोड़ा जाएगा। तो जब हम जोड़ेंगे यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 5 मिलेगा और माइनस का 10 लेमडा मिलेगा बराबर 0। देखो अभी इसको रफ नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसी में लेमडा का मान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो 10 लेमडा बराबर कितना आएगा, 5 आएगा, 75 करके लिखा है
तो 1/2 मिलेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। लेमडा का मान किस में रखोगे? समीकरण 1 में रखोगे तो वेक्टर बीटा 1 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेमडा का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, थोड़ा स्पेस नहीं है तो इसीलिए धीरे धीरे लिख रहे हैं। समीकरण 1 में पहले रखेंगे वेक्टर बीटा 1। यहाँ पे देख लो 3 1/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। तो हमने क्या रख लिया? लेमडा का मान रख लिया। इसको हम रफ करेंगे, इसको भी रफ कर देते हैं। वेक्टर बीटा 1 का मान निकल आया। तो यहाँ पे लिख लो वेक्टर बीटा 1 बराबर 3/2 आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप। ठीक है ना। अब वेक्टर बीटा 2 का मान निकालो। तो समीकरण 3 में आपको रख लेना है लेमडा का मान। चलो रखो 2 माइनस, जब लेमडा का मान 1/2 रखोगे तो 3/2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 1 + 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 के कैप। इतना आपको नोट कर लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा और हल करेंगे। वेक्टर बीटा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, 1 मिला और नीचे 2 मिला। 2 एकम 2 और 1 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे लिख लेना है जे कैप माइनस का 3 के कैप। ये हमें आंसर शीट पता चल गई वेक्टर बीटा 2 की। उसने बोला है वेक्टर बीटा जो है बीटा 1 बीटा 2 के रूप में अभिव्यक्त कीजिए। तो नाउ वेक्टर बीटा बराबर वेक्टर बीटा 1 प्लस का वेक्टर बीटा 2। चलो मान रख दो दोनों के। इसको हम रफ करेंगे, 1 बाय 1 आपको स्टेप समझाएंगे। वेक्टर बीटा, मेरे प्यारे बच्चों लिख लो वेक्टर बीटा, और बराबर में आपको क्या लिख लेना है? मान वेक्टर बीटा 1 का मान वेक्टर बीटा 2 का मान। तो ये देख लो 3/2 आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप प्लस, अब यहाँ से देख लो 1/2 आई कैप प्लस का 3/2 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। ये आंसर शीट निकल आई है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया उदाहरण 30। तो उदाहरण 30 के साथ साथ पाठ 10 भी कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम आएंगे पाठ 11 लेके, और पहली प्रश्नावली का बेसिक नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि जो प्रश्नावली 10.2 का बेसिक पढ़ाया है उसको पढ़ लेना है, और प्रश्नावली 10 प्रश्नावली 11.1 हल हो जाएगी। तो बेसिक आपको यूज करना है किसमें? अगले पार्ट में प्रश्नावली 10.2 का 11.1 प्रश्नावली में यूज करना है। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।